नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हरिओम बीटीसी क्लासेस में। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों में जो विषय हैं शांत शिक्षा एवं सतत प्रयास, इसके अंतर्गत विभिन्न विद्वानों की चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी, विवेकानंद आदि विद्वान आते हैं जो हमारे भारतीय विचारक हैं। भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन आज का यह बिंदु है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी एवं विवेकानंद जी के द्वारा हमारे देश में कौन कौन से ऐसे विचार प्रस्तुत किए गए, किन बिंदुओं से प्रभावित होकर के हमारे समाज के विभिन्न वर्ग उसका फायदा उठाते हैं, अर्थात उन विचारों को लेकर अपने जीवन में लेके चलते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम ऐसे महान विभूतियों को देखते हैं, विचारकों को देखते हैं जिन्होंने भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है, पुनर्निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग किया है। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, प्रेम, सौहार्द के प्रतीक हैं, जिनकी चर्चा आज हम अपने देश ही नहीं अपितु अनेक देशों में करते हैं। उनकी आज भी चर्चा होती है, आज भी उनके हम पग चिन्हों पर चलते हैं। उन्होंने भारत में जो विचार दिए हैं, उन्होंने जो चिंतन किए हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। वैसे तो भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अनेक विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, जिसमें पाश्चात्य विचारक भी आते हैं। कुछ नाम इस प्रकार हैं जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हर्लाक और स्पेंसर, रूसो, डीवी आदि ऐसे विद्वान आते हैं जो पाश्चात्य विचारक हैं। इन्होंने भी अपने तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और समाज को एक नया आईना दिखाया है। भारतीय विचारक में भी बहुत सारे विद्वानों के नाम आते हैं, जिसमें महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, अरविंद आदि ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने विचारों से समाज को कुछ नया देने का प्रयास किया है। उनके जो विचार हैं वो जीवनोपयोगी हैं, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। महात्मा गांधी जी ने अपने जो दर्शन दिए उसमें बालक के सर्वांगीण विकास की चर्चा होती है। सर्वांगीण विकास में कौन कौन से ऐसे बिंदु हमें शामिल करना चाहिए, बालक में जीवनोपयोगी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन कौन से उद्देश्य आवश्यक हैं, यह उन्होंने बताने का प्रयास किया। मातृभाषा का उन्होंने सपोर्ट किया और हस्तकला, ललित कला, चित्रकला और हस्त कौशल का उन्होंने बहुत अच्छा विचार प्रस्तुत किया है और उन्होंने करके दिखाया है। महात्मा गांधी सादा जीवन, उच्च विचार पर निर्भर थे। वे अपनी क्रियाओं से, अपने व्यवहार से समाज को इस प्रकार देने का उन्होंने प्रयास किया। तो उनके बहुत सारे उद्देश्य जो विचारों के रूप में प्रस्तुत हैं वह देखने को मिलते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा सहयोग किया है और जीवन में यह आवश्यक भी है। इन्हीं का ही एक आता है बेसिक शिक्षा पद्धति, जिसमें हम उसकी चर्चा करेंगे व्यापक रूप से। बेसिक शिक्षा पद्धति में भी उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि बालक के जीवन में मात्र ज्ञान अर्जित कर लेना ही आवश्यक नहीं है, उतने से ही जीवन पूर्ण नहीं हो जाता। उसके अलावा भी कौशल की आवश्यकता होती है, क्रियाओं की आवश्यकता होती है, ताकि जीवन की ऐसी समस्या के समय में या अर्थात जीवन के ऐसे समय में वह क्रिया काम आता है जब हम हर कार्यों से, हर क्षेत्रों से असहाय हो जाते हैं, हम कहीं से कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जीवन में महात्मा गांधी जी ने जो बताया कि यदि हम हस्त कौशल क्रिया आदि सीखे हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। उन्होंने उद्देश्य के निर्धारण में बताया कि हमें ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जो हमारे जीवनोपयोगी हो, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम उसमें कुछ व्यवसाय कर सकें जिससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। और अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। महात्मा गांधी ने पाठ्यक्रम को और भी व्यवस्थित करते हुए कुछ विचार दिया है कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो जीवनोपयोगी हो, जैसा कि हमने पहले बताया, जिसके कारण हस्त कौशल पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया है। बेसिक शिक्षा में इसकी चर्चा बहुत ही व्यापक रूप से होती है। विभिन्न दार्शनिकों की कुछ विचार हैं जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। डीवी महोदय उन्होंने बताया दर्शन
दर्शन की संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारण करने से है। उन्होंने बताया कि जो हमारे लक्ष्य होते हैं वह निर्धारण करना ही दर्शन है। और एक विद्वान हैं जिन्होंने दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती। यह विद्वान हैं जेंटाइल विद्वान हैं जिन्होंने अपने विचार दिए हैं। और इसी बात को और भी स्पष्ट करते हुए स्पेंसर महोदय ने कहा कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। उन्होंने बताया कि दर्शन में भी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं और वास्तविक शिक्षा वही होती है जो दर्शन का सीधा संबंध रखता है, अर्थात दर्शन से संबंधित है। इसके बाद और कुछ विद्वान हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। दर्शन को वस्तुओं के विषय में पूर्ण चिंतन की कला कहा जा सकता है, यह पैट्रिक महोदय ने कहा। विद्वान पाश्चात्य विचारक हैं पैट्रिक महोदय। उन्होंने कहा कि दर्शन को वस्तुओं के विषय में पूर्ण चिंतन की कला, जैसे हम साधारण चर्चा करते हैं, जैसे कोई पौधा है, पौधा को जब हम देखते हैं तो यह भी एक दर्शन है। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि पौधे में हरियाली किस प्रकार से है, इसे एनर्जी कहाँ से मिलती है, इसके जड़ कौन से हैं, तने कौन से हैं, पत्ते कौन से हैं, इसकी शाखाएं कैसे कैसे बढ़ी हैं, इन विभिन्न बिंदुओं की जब हम चर्चा करते हैं और चिंतन के माध्यम से हम जब देखते हैं तो यही दर्शन कहलाता है। इस प्रकार से पैट्रिक महोदय ने भी अपनी बातों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। अब हम महात्मा गांधी जी के उच्च कोटि समाज सेवा आदि विचारधाराओं को प्रस्तुत करेंगे। महात्मा गांधी एक आदर्शवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं। वे आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने में अपना योगदान उन्होंने दिया है। महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन ही हमें शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा देती है। वे राजनैतिक, नैतिकता, शिक्षा, अर्थव्यवस्था आदि अनेक समस्याओं पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसके अंतर्गत वे मौलिक क्रांतिकारी विचारधाराओं को भी हमें देते हैं। समाज में सुख शांति पूर्वक किस प्रकार रहा जाता है, इसकी भी चर्चा उन्होंने की। तो उनके विभिन्न विचारों में हम कुछ महत्वपूर्ण विचारों की चर्चा करेंगे जो इस प्रकार हैं। प्रथम है ईश्वर में विश्वास। महात्मा गांधी के विचारों में ईश्वर में विश्वास, महात्मा गांधी यह मानते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि है। हर मानव का यह कर्तव्य होना चाहिए कि ईश्वर में विश्वास रखें, अपने अपने आराध्य में विश्वास रखें और बहुत ही मन लगा के कार्य यानी कर्म करते रहें। जब हम विश्वास रख के कोई कार्य करते हैं तो हम अवश्य ही सफल होते हैं, ऐसा वे मानते हैं। दूसरा उन्होंने विचार दिया है अहिंसा में विश्वास रखना। अहिंसा परमो धर्म, ऐसा उन्होंने बताया है कि अहिंसा में इसलिए विश्वास रखना चाहिए क्योंकि हिंसा का मार्ग सदा ही बेविचार उत्पन्न करता है, दुख और दर्द देने वाला होता है। अहिंसा से हमारे अंदर आपसी भाईचारा बना रहता है, हम एक दूसरे के संबंध को बनाए रखते हैं, आपसी प्रेम सौहार्द को बनाए रखते हैं। यही कारण है कि महात्मा गांधी आजीवन अहिंसा के मार्ग को चुना है। हालांकि देश में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उसमें अनेक विचारकों ने अपने अपने मत दिए हैं, परंतु महात्मा गांधी जी शुरू से ही जिन विचारधाराओं के पोषक थे उसको ही आगे उन्होंने बढ़ाया। सत्याग्रह, उन्होंने असहयोग आंदोलन, उपवास, हड़ताल आदि अनेक धरना के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। अंग्रेजों के सामने उन्होंने अनेक आंदोलनों के द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि हम हिंसा का मार्ग नहीं चुनेंगे, अहिंसा की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम सहयोग करेंगे, अर्थात अपने देश का सहयोग करेंगे। और सदा वे अनुशासनहीनता के विरोधी थे। उनका यह मानना था कि हम सभी कार्य करें लेकिन अनुशासन में रहकर करें। उन्होंने कर्म को अधिक महत्व दिया, अपने उद्देश्य को अधिक महत्व दिया। वे यह मानते हैं कि यदि देश का हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कर्म करे तो हमारा देश आज़ाद हो सकता है और हम अवश्य ही अंग्रेजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उनकी विचारधाराएं हुआ करती थी। वो एक कर्म में विश्वास रखते थे और यही कारण था कि सभी को अपने अपने कर्तव्यों के विषय में उन्होंने परिचित कराया। जब वे पैदल यात्रा लेके चले, आगे बढ़ा, उन्होंने अपने लोगों को आगे लेके बढ़े, तो
कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि भाई ये हमारा काम नहीं है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने अपने स्वयं चल के और समाज के उन लोगों को जागरूक किया। और चूंकि कर्म जो होता है वो स्वयं करके दिखाना पड़ता है। महात्मा गांधी जी अपने कर्म पे विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि यदि मैं करूँगा तो लोग मुझे देखेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। और कहा भी जाता है कि गीता में भी कहा गया है कि यद्यदाचरत श्रेष्ठ तत्तद देवो तरोजना। इसी बात को महात्मा गांधी ने स्वीकार किया कि यदि हम अपने पूर्वजों का अनुसरण नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे। इसके बाद वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि कर्म का फल अवश्य मिलता है और इसीलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि सत्कर्म का फल अच्छा होता है और सत्कर्म करने से मन में शांति और समाज में सौहार्द बना रहता है। इसलिए वे सत्कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। साधन और साध्य की श्रेष्ठता और पवित्रता में विश्वास। वे यह मानते थे कि संसार में जितने साधन हैं उन सभी साधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए। इसका यह भाव है कि हमें अपने जीवन में जिन वस्तुओं की आवश्यकता जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में यदि हम सेवन करते हैं तो अवश्य ही हम अपने प्रकृति की रक्षा भी कर पाएंगे और समाज का कल्याण भी करेंगे। इसलिए वे इस बात को मानते हैं और पवित्रता में विश्वास करते हैं, क्योंकि पवित्रता में वे गुणधर्म होते हैं जो निरोगी व्यक्ति निरोगी काया रहता है और समाज में पवित्रता से सभी का विकास होता है, ऐसा वे मानते हैं। इसके बाद आता है धर्म और अध्यात्म में विश्वास। धर्म उनका एक सिंबल था और वे यह मानते थे कि समाज में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। उनके राम राज्य की कल्पना का आशय यह है कि सभी तरफ शांति हो, सौहार्द हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, सभी एक दूसरे का सहयोग करें, वैमनस्य का भाव ना हो, इस प्रकार की वातावरण का निर्माण हो जिससे एक दूसरे के लोग विरोधी ना हो। ऐसे समाज की कल्पना उन्होंने की है, जिसके कारण वे मानते हैं कि हमारे समाज में राम राज्य की स्थापना होना चाहिए, अर्थात धर्म की स्थापना होना चाहिए, अध्यात्म होना चाहिए। अध्यात्म में वे शक्ति होती हैं जो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है। इसलिए धर्म और अध्यात्म में विश्वास करते हैं। जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। अनेक आदर्शवादी विचारधाराओं में भी ये चर्चाएं होती हैं। आदर्शवादी विचारधाराओं का उद्देश्य है कि पुरुषार्थ की प्राप्ति के साथ साथ धर्म की उन्नति, और धर्म की उन्नति से ही मोक्ष की प्राप्ति होना तय है। मोक्ष की प्राप्ति का आशय क्या है? कहते हैं पुरुषार्थ में मोक्ष का अपना एक महत्व है। धर्म का पालन करते हुए कर्म को हम ग्रहण करें और कर्म, अच्छे कर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति करें, जिससे हम मोक्ष की श्रेणी तक जा सकेंगे। सामान्य हम उदाहरण दें कि जैसे हमें पूजा करना है या हमें किसी दुखी या गरीब दुखी व्यक्तियों को कुछ खिलाना है, उनका सहयोग करना है, तो हमारे पास पैसा होना आवश्यक होता है। और पैसा कैसे मिलेगा? अच्छे कर्म से मिलेगा। यदि बुरे कर्म से पैसा मिल जाता है तो वह पैसा उसी प्रकार से ऐसे बुरे रास्ते पे ही चला जाता है, नष्ट हो जाता है, या चोरी हो जाता है, या किसी न किसी अन्य मार्ग का चुनाव कर लेता है। इसलिए महात्मा गांधी ही नहीं, आदर्शवादी अनेक विचारकों ने भी यह बताया कि अच्छे कर्म के द्वारा धन संचित किया जाए, ताकि जिसको वह दिया जाए या जिस मार्ग में लगाया जाए उसका कल्याण हो। इस प्रकार से आदर्शवादी जीवन की चर्चा उन्होंने की है और उद्देश्य प्राप्ति की बात उन्होंने कही। आदर्श युक्त समाज की स्थापना में विश्वास करते थे। फिर वही चर्चा होती है कि आदर्शवादी विचारधारा में आदर्श युक्त समाज क्या है? आदर्श युक्त समाज, हम आपस में भाईचारा बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव ना रखें, यही आदर्शवादी समाज है। इसी बात की उन्होंने चर्चा की है। इसके अलावा आता है संपत्ति में वितरण में समानता का लक्ष्य होना चाहिए। संपत्ति वितरण में इनका आशय यह है कि हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे धनी वर्ग हैं जिनके पास संसाधन बहुत हैं, पैसे बहुत हैं, लेकिन वे किसी न किसी कारण से लोभवश
अपनी संपत्ति को गरीबों में नहीं बांटते हैं, गरीबों में कुछ सहयोग नहीं करते। ऐसे हमारे बहुत सारे देश में लोग हैं जो सहयोग करते हैं। तो महात्मा गांधी का उद्देश्य यह है कि हमारे देश में या हमारे समाज में ऐसे दुखी और दरिद्र लोग ना रहें जो खाने के अभाव में मर जाते हैं या संसाधनों के अभाव में अपने बच्चे के विकास में सहयोग नहीं कर पाते। हमारे समाज में इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए जिससे एक गरीब व्यक्ति का भी उद्धार हो और अमीर व्यक्ति अपना तो स्वयं का उद्धार कर ही रहा। अर्थात आपसी भाईचारा से उस गरीब व्यक्ति को भी संपन्न बनाया जाए, उसके लिए भी कुछ संसाधन दिए जाए, उसको व्यवसाय करा दिया जाए, या यथासंभव जिस तरह जिसका सहयोग हो सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे का सहयोग करना महात्मा गांधी के विचार में शामिल था। अर्थात संपत्ति का वितरण इस प्रकार हो ताकि कोई बहुत धनवान होकर के रहे और कोई बहुत दरिद्र बना रहे, बहुत गरीब बना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार से वे विकेंद्रीकरण में विश्वास करते थे, अर्थात श्रमिक स्वयं अपना मालिक होता है और वो अधिक लोगों को रोजगार देना चाहिए। अर्थात वे मानते हैं कि श्रमिक में भी आपसी व्यवहार और भाईचारा होना चाहिए ताकि वे सभी एक दूसरे का सहयोग करें। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी कुछ विचार हैं जो इस प्रकार हैं। महात्मा गांधी जी शिक्षा के संबंध में वे मानते हैं कि शिक्षा यानी जो साक्षरता है वह शिक्षा का ना तो प्रारंभ है और ना ही अंत है। उन्होंने अपने नैतिक प्रगति का आधार बताया, अर्थात शिक्षा नैतिक प्रगति का आधार है। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि यह जो शिक्षा है एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने बहुत ही अच्छा विचार प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि बच्चों के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। यानी शिक्षा जो है आत्मा में पाए जाने वाले गुणधर्म को विकसित करने का एक अच्छा उपाय है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा हम उन गुणधर्मों को विकसित कर सकेंगे जो आत्मा में किसी कारण से ऐसे बिना विचार के स्थिर है जो कि समाज में आवश्यक है कि वह उसका उदय हो, जिससे उस समाज का विकास हो। उन्होंने कुछ आधारभूत सिद्धांत दिए हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उसकी हम चर्चा करेंगे जो शिक्षा के संदर्भ में है। पहला उन्होंने दिया कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए, जिसकी बेसिक शिक्षा में चर्चा होती है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि चूंकि बालक का ज्ञान प्राप्त करना जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए, इसलिए 7 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल किया। दूसरा उन्होंने बताया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। पाश्चात्य विचारक की जब ये चर्चा चल रही थी, जिसमें इसके पहले मैंने ऑडियो दिया था, उसमें यह चर्चा हुई है कि जो भाषा है वो मातृभाषा होने से कौन से फायदे हैं। आपको हम बता दें कि मातृभाषा यदि हमारे विषय में है, यानी पठन पाठन में यदि मातृभाषा होता है तो हम किसी विषय को बहुत ही सरलतापूर्वक और अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं, क्योंकि हमारे वह व्यवहार की भाषा होती है। इसी बात को गोपाल कृष्ण गोखले भी स्वीकार करते हैं, अनेक विद्वानों ने भी स्वीकार किया और महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा में भी इस बात को कही है। इसमें भी यह चर्चा आती है कि मातृभाषा शिक्षा का एक माध्यम होना चाहिए जिससे सरलतम ढंग से विषयों को समझा जा सके। इसके बाद आता है शिक्षा द्वारा बच्चों के शरीर, हृदय, मन, आत्मा का सामंजस्य पूर्ण विकास करना। सही है, शिक्षा से ही व्यक्ति के हृदय परिवर्तन होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अज्ञानता के कारण खूब क्रोध करता है, अनावश्यक रूप से बोलता है, लेकिन जब वह जान जाता है कि नहीं, यह मेरा बोलना अनावश्यक है, हमें यहाँ नहीं बोलना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, यह हमें कब पता चलता है? जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं या व्यवहारिक रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं तो हमें यह पता चलता है। इस प्रकार से महात्मा गांधी यह मानते हैं कि व्यवहारिक कुशलता की आवश्यकता है, जो कि शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं शिक्षा के उद्देश्य। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के किन मूल उद्देश्यों को स्वीकार किया है उसको हम
संक्षेप में चर्चा करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य में पहला है बच्चों को जीवनोपार्जन या जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। इसके पहले हमने चर्चा किया कि जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम क्रियाशील होते हैं, कुछ काम करना जानते हैं तो हमारा जीवन सरल हो जाता है, जबकि जब हम कुछ कौशल नहीं जानते हैं तो हमारा जीवन कठिन होता है। इसलिए महात्मा गांधी जी इस बात को जानते थे कि आने वाले समय में आवश्यक है, अतः उन्होंने कहा कि जीवनोपयोगी होना चाहिए शिक्षा, अर्थात क्रियाशील कौशल युक्त शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने उद्देश्य बताया चरित्र निर्माण, यानी ऐसी शिक्षा हो जिससे चरित्र का निर्माण हो, क्योंकि चरित्र यदि अच्छा है तो वह समाज को अच्छे चरित्र के द्वारा शिक्षा प्रदान कर सकता है। इसके बाद उन्होंने बताया संस्कृति को अपनाने का प्रशिक्षण। सभी अपने अपने संस्कृति का हस्तांतरण करते हैं, चाहे वह पहाड़ क्षेत्र में रहने वाले हों या तराई क्षेत्र में रहने वाले हों या आदिवासी समाज हों या किसी अन्य सभ्य समाज के लोग हों। सभी समाज के लोग अपनी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी अपनी सत्ता क्या है, हमारी योग्यता क्या है, जिसके आधार पर हम अपनी संस्कृति को और अच्छा बना सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने यह माना कि चूंकि हमारे क्रियाओं से संस्कृति जो है हस्तांतरण होती है, अतः हमें ऐसे कार्य करना चाहिए ताकि हम अपने संस्कृति को कुछ अच्छा दे सकें। इसलिए वे यह मानते हैं कि सत्कर्मों के द्वारा हस्तांतरण होना चाहिए। आत्मा को उच्चतर जीवन की ओर ले जाना उन्होंने उद्देश्य में बताया, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना उद्देश्य होता है, अपनी अपनी क्रियाएं होती हैं। वे यह मानते हैं कि यदि अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छी क्रियाओं के द्वारा, अच्छे व्यवहार के द्वारा हम समाज में रहते हैं तो उससे हमारा समाज हमारा अनुसरण करता है। अतः यह क्रिया प्रतिक्रिया हमारे समाज में उसी प्रकार हस्तांतरित होती है जिस प्रकार से होना चाहिए। अतः हमें यह आवश्यक है कि अच्छे आदर्श युक्त जीवन कौशल को अपनाएं। इसके बाद उन्होंने एक उद्देश्य में अपनाया वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर की आत्मानुभूति का ज्ञान। वे यह मानते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ ज्ञान प्राप्ति से नहीं होगा, शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाना और स्वयं चिंतन करना, योग करना, साधना करना और आत्म कल्याण की, अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा वे मानते हैं। पाठ्यक्रम की चर्चा आती है इसमें। महात्मा गांधी जी ने बच्चों के पाठ्यक्रम में कुछ बातें उन्होंने शामिल किया है। वे मानते हैं कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो स्वस्थ बुद्धि का विकास करे, विवेकशील बालक बनाए, भावात्मक दृष्टि से भी उत्तम हो, मजबूत हो, जीविकोपार्जन में सफल बनाने वाला हो और पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान हो। जैसे कि पहले हमने चर्चा किया है कि वे क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा वे क्राफ्ट, कृषि, कताई बुनाई, गन्ने का कार्य, लकड़ी एवं रस्सी कार्य आदि को शामिल करते हैं। इनका यह मानना है कि ये कहीं न कहीं हमारे जीवन में उपयोगी है। हम अपने जीवन के ऐसे बहुत सारे समय होते हैं जिसमें हमारी आवश्यकता होती है, तो हम यदि अपना स्वयं सीखे रहेंगे तो हमें दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इसलिए कताई, बुनाई, सिलाई, कृषि, पशुपालन ये ऐसे कार्य हैं जो जीवन के उपयोगी ही नहीं, जीवन के ढर्रे में आते हैं, अर्थात जीवन के साथ साथ चलता है। इसलिए वे मानते हैं कि इस प्रकार से होना चाहिए। और इसके साथ ही सामान्य गणित, सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान, नैतिक शिक्षा आदि अनेक विषय हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, वे मानते हैं, जिससे विद्यार्थी का चतुर्मुखी विकास हो। अब हम चर्चा करते हैं शिक्षण विधि में। तो शिक्षण विधि में वे शिक्षा का माध्यम मातृभाषा मानते हैं, जैसा कि पूर्व में चर्चा है। दूसरा है पुस्तकीय ज्ञान ना होकर के क्राफ्ट केंद्रित हो, अर्थात वे शिक्षण पद्धति को व्यावहारिक बनाने का प्रयास करते हैं। वे मानते हैं कि शिक्षा पद्धति सैद्धांतिक के साथ साथ कुछ व्यावहारिक हो तो अच्छा है, अर्थात वे इस बात को स्वीकार करते हैं। इसके बाद वे ऐसी शिक्षा की व्यवस्था मानते हैं जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर हो सके। अब इसमें शिक्षक को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। गांधी जी मानते हैं कि बालक के विकास में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है और यही कारण है कि बालक उनकी समस्त बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है, अतः शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसे
गुरुजनों का संग स्थापित करना चाहिए, लेना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए जिनको जानकारी हो, ताकि वो अच्छे ज्ञान से आपका विकास कर सकें। इसकी भी उन्होंने चर्चा की है। अतः उन्होंने अनेक विधियों का प्रयोग किया है। इस प्रकार से महात्मा गांधी की जो दार्शनिक चिंतन है, उनकी जो विचारधाराएं हैं, हमारे अनेक विद्वानों के द्वारा समाज में बढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, उसका विस्तार हो रहा है, और जिसके कारण आज भी हम उसकी चर्चा करते हैं, आज भी हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं। इस प्रकार से महात्मा गांधी की चर्चाएं आती हैं। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो भी विद्यार्थीगण हैं या गुरुजन हैं या समाज के अनेक प्रबुद्ध वर्ग जो यह वीडियो देख रहे हैं, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये परंपरा में ये सारी बातें आती हैं, इसलिए हम भी चर्चा कर रहे हैं, और अगला वीडियो हम जल्द लेके आएंगे। धन्यवाद।